अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक प्लेओरल थिकनिंग के बारे में। अपने बुक का निकाले पेज नंबर 52। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज प्लेओरल थिकनिंग? आपको पता है कि एक प्लेओरल कैविटी होती है हमारे पास जिसमें प्लेओरल फ्लूइड होता है। ठीक है, प्लेओरल फ्लूइड होता है उस प्लेओरल कैविटी में। वो प्लेओरल कैविटी आपके पास दो लेयर से बनी है। एक आपके पास वो लेयर है जिसने लंग को कवर किया हुआ है, उस लेयर को हम कहते हैं विजरल लेयर या विजरल प्लेओरा। ठीक है। और जिस लेयर ने चेस्ट को कवर किया हुआ है ना, उसको हम कहते हैं पेरिटल प्लेओरा। अब इसकी अपनी एक नॉर्मल थिकनेस होती है जिसमें ये फ्लूइड लाई करता है, बट ऐसी कोई पैथोलॉजी हो जिसकी वजह से ये थिकनेस इंक्रीज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लेओरल थिकनिंग। इसको हम प्लेओरल फिब्रोसिस भी कह सकते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेओरल फिब्रोसिस? होता क्या है कि कभी कभार ऐसी होता है कि हमारे पास जो है फिब्रस टिश्यू की डेवलपमेंट हो जाती है, फिब्रस टिश्यूज की डेवलपमेंट हो जाती है विद इन दिस प्लेओरल कैविटी। ठीक है। वो फिब्रस टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ प्लेक्स आपको नजर आएंगी ऑन द चेस्ट एक्सरे। ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लेओरल फिब्रोसिस, क्योंकि इसमें आपके पास प्लेक्स बनती हैं फिब्रस टिश्यूज के। ठीक है। तो इसको हम प्लेओरल थिकनिंग भी कह सकते हैं, प्लेओरल फिब्रोसिस भी कहते हैं। हाँ, इसके लिए एक और नाम यूज होता है स्कारिंग का। स्कारिंग हम कहते हैं कि यही प्लेक्स आपको इन द फॉर्म ऑफ स्कारिंग ऑन द चेस्ट एक्सरे नजर आएगा। ठीक है। अब ये जो प्लेओरल थिकनिंग है ना, ये एज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज काम करता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये अकेले नहीं आता कभी भी, इसके साथ हमेशा या इससे पहले कुछ ना कुछ होगा, पेशेंट को कोई डिजीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्लेओरल इफ्यूजन है, प्लेओरल इफ्यूजन है, वो लीड करता है प्लेओरल थिकनिंग को। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर प्लेओरल इन्फेक्शन है कोई, ठीक है। अब प्लेओरल इन्फेक्शन हमने पढ़ी थी ना, इम्फाइमा। ठीक है, मतलब पस इन द प्लेओरल कैविटी, अगर वो कंडीशन है वो भी लीड कर सकती है प्लेओरल थिकनिंग को। ठीक है। थर्ड नंबर पे अपने पास नोट करें, अगर वही फ्लूइड जो कि प्रेजेंट है इन द प्लेओरल कैविटी, ठीक है, वही फ्लूइड कोई ट्रॉमा की वजह से हेमोरेजिक हो जाए, मीन उसमें ब्लड आ जाए, वो कंडीशन भी लीड करती है प्लेओरल थिकनिंग को। फोर्थ नंबर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज एस्बेस्टस एक्सपोजर। ठीक है। एस्बेस्टस एक्सपोजर, कोई एस्बेस्टस केमिकल अगर पेशेंट इनहेल करे तो वो लीड कर सकता है प्लेओरल थिकनिंग को। और ये वाली कंडीशन जो है ना, एस्बेस्टस एक्सपोजर, ये बहुत सारी जो है पैथोलॉजीज को लीड करेगा, नॉट ओनली प्लेओरल थिकनिंग। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एस्बेस्टस एक्सपोजर हम कहते हैं कि कोई एस्बेस्टस केमिकल हो, कोई हार्म केमिकल हो जो पेशेंट इनहेल करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई माइंस में काम कर रहा है ना, एक्सेसिवली वो एस्बेस्टस केमिकल्स को इनहेल कर रहा है, वो लीड करेगा प्लेओरल थिकनिंग को। ठीक है। हमेशा याद रखिए, प्लेओरल थिकनिंग कभी भी आपके पास अकेले नहीं हो सकती, उससे पहले ये 4-5 जो है कंडीशंस अराइज होंगी और वो लीड करेंगी टू द प्लेओरल थिकनिंग। ठीक है। अब अगर आपके पास प्लेओरल इफ्यूजन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और प्लेओरल इफ्यूजन ने लीड किया है प्लेओरल थिकनिंग को, ठीक है, या इसको हम कहते हैं फिब्रोसिस। अगर प्लेओरल थिकनिंग या फिब्रोसिस को इसने लीड किया है, अब हमने एक चेस्ट एक्सरे लिया, ठीक है। अब चेस्ट एक्सरे पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्लेओरल इफ्यूजन है असल में या प्लेओरल थिकनिंग या फिब्रोसिस है। ठीक है, मतलब आप चेस्ट एक्सरे पे ठीक से डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि या ये प्लेओरल इफ्यूजन है या प्लेओरल थिकनिंग हुई है। उसके लिए आप क्या करते हो? सीटी, अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई जैसे मॉडलिटीज पे जाते हो फर्दर इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है। अगर आपके पास एस्बेस्टस एक्सपोजर
प्लेवरल थिकनिंग की काज हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल एस्बेस्टस एक्सपोजर हुआ ना, एस्बेस्टस एक्सपोजर हुआ एक पेशेंट को और वो लीड कर रहा है प्लेवरल थिकनिंग को, ठीक है। तो वो वहां पे लोकलाइज थिकनिंग आपको नजर आएगी और उसके लिए भी आप कहाँ पे जाते हो, अल्ट्रासाउंड और सीटी मोडेलिटी पे जाते हो, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक एस्बेस्टस एक्सपोजर हुआ पेशेंट को, एस्बेस्टस एक्सपोजर हुआ और वो चला गया टू द कंडीशन प्लेवरल थिकनिंग पे, ठीक है। प्लेवरल थिकनिंग पे चला गया और वहां पे प्लेवरल प्लेक्स बन गए, ठीक है। प्लेवरल प्लेक्स बन गई। यही प्लेवरल प्लेक्स अगर एक्सिस्टिव कंडीशन उसको ट्रीट ना किया गया और उस पे टाइम ज्यादा गुजर गया, ठीक है, पेशेंट अनडायग्नोस्टिक रहा और डायग्नोसिस प्रॉपर टाइम पे नहीं हुई, तो वो प्लेवरल प्लेक्स जो है वो कैल्सिफाई हो जाते हैं, वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर एस्बेस्टस एक्सपोजर हुआ उसकी वजह से आपके पास प्लेवरल थिकनिंग हो गई, प्लेवरल प्लेक्स वहां पे बन गए। क्यों बन गई? क्योंकि वहां पे फिब्रस टिश्यूज की बिल्डअप हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है। अब वो प्लेवरल प्लेक्स अगर टाइम उस पर ज्यादा गुजर गया और पेशेंट अनडायग्नोस्टिक रह गया तो वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है विद द पेसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पे हमारा सेकंड नंबर टॉपिक भी कवर हो जाता है विच इज प्लेवरल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। कैल्सिफिकेशन हमेशा थिकनिंग से ही जन्म लेगी, ठीक है। अब ये कैल्सिफिकेशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, कैल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? कैल्शियम की डिपोजिशन ना। अब ये कैल्सिफिकेशन टू टाइप्स ऑफ हो सकती है, या तो यूनिलेटरल होगी या आपके पास बायलेटरल हो सकती है, ठीक है। अब जब यूनिलेटरल होगी ना तो हमेशा याद रखिए यूनिलेटरल का क्या मतलब है, मतलब कि यही प्लेक्स या कैल्सिफिकेशन जो है एक लंग में हुई है, इसने एक लंग को जो है वो डिस्टर्ब किया है या इफेक्ट किया है, ठीक है। अब इसके काजेज अपने पास नोट करें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसके काजेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दे सकते हैं क्वेश्चन वाइज, अगर एक यूनिलेटरल प्लेवरल कैल्सिफिकेशन है उसके काज कौन से है, या आपको ऑप्शंस में उसके काजेस दे सकते हैं, ठीक है। अब काजेस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट काज है ओल्ड इम्पाइमा। व्हाट इज इम्पाइमा? इम्पाइमा का मतलब है पस कलेक्शन या इन द प्लेवरल कैविटी या पस फॉर्मेशन। अब अगर वो पस कैविटी में है और वो ओल्ड हो जाए, उस पर टाइम ज्यादा गुजर जाए, तो वो पस जो है वो क्या हो जाता है, वो कैल्सिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ओल्ड इम्पाइमा इज द बेस्ट कॉज ऑफ यूनिलेटरल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। सेकंड नंबर आपके पास टीबी भी हो सकता है, टीबी की वजह से भी यूनिलेटरल कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एंड थर्ड नंबर हीमोथोरैक्स की वजह से भी हो सकता है। अब अगर इसी कैविटी में आपके पास ब्लड चला आए, ठीक है, और वही ब्लड आपको इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट्स मिले वहां पे, और वो क्लॉट्स क्या हो जाती हैं, कैल्सिफाई हो जाती हैं, ठीक है। अगर वो कैल्सिफाई होंगी तो कैल्सिफिकेशन को लीड करेंगी और यूनिलेटरल कैल्सिफिकेशन की कंडीशन अराइज होगी, ठीक है। तो ये तीन बेसिक काजेस है ऑफ यूनिलेटरल प्लेवरल कैल्सिफिकेशन। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगर बायलेटरल की तरफ आ जाए तो बायलेटरल का सिर्फ एक काज है और वो है एस्बेस्टस एक्सपोजर। ये जो हमने अभी बात की ना, ये जो हमने पूरी सिनेरियो वो किया ना, एक्सप्लेन किया कि एस्बेस्टस एक्सपोजर हो जाता है और इसकी वजह से प्लेक्स बन जाते हैं एंड देन कैल्सिफिकेशन को वो लीड कर रहा है, वो बायलेटरल में होंगी, मतलब दोनों लंग्स को वो जो है इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास प्लेवरल कैल्सिफिकेशन। तो आते हैं प्लेवरल ट्यूमर्स पे। प्लेवरल ट्यूमर्स, ठीक है। अब प्लेवरल ट्यूमर्स की अगर आप बात करते हो ना, तो प्लेवरल ट्यूमर्स हमेशा याद रखिए ये आपके पास मैलिग्नेंट प्लेवरल ट्यूमर्स मेजॉरिटी केसेस में होते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मैलिग्नेंट? मैलिग्नेंट मीन एग्रेसिव या स्प्रेडेड कंडीशन को हम कहते हैं मैलिग्नेंट, ठीक है, कि वो स्प्रेड होंगे आपके पास।
अब हमेशा याद रखें मेजॉरिटी 90% केसेस में मैलिग्नेंट प्लूरल ट्यूमर्स हो सकते हैं, बिनाइन बहुत कम होते हैं इन द प्लूरल रीजन। ठीक है, अब मैलिग्नेंट प्लूरल ट्यूमर्स में भी आपके पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर अपने पास लिख के प्राइमरी मैलिग्नेंट प्लूरल ट्यूमर्स, एंड सेकंड नंबर अपने पास लिख के सेकेंडरी मैलिग्नेंट प्लूरल ट्यूमर्स। ठीक है, अब अगर प्राइमरी को आप देखते हो तो हमेशा याद रखिए जहां पे भी आपके पास कहीं पैथोलॉजी में प्राइमरी का वर्ड गिवन होना, तो वो पैथोलॉजी जो उसी रीजन से, मतलब यहाँ पे प्लूरल कैविटी है, वहां पे प्लूरल सेल्स होंगी, उसी सेल्स से जब आपके पास कोई ट्यूमर अराइज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मैलिग्नेंट प्लूरल ट्यूमर्स। अब ये ट्यूमर्स जो है ना, फॉर एग्जांपल इन सेल्स से ट्यूमर्स बन गए, अब ये जाके फिर एग्रेसिव होंगे और क्या करेंगे, वो स्प्रेड होंगे दूसरी रीजन में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट। समझ आ गई यहां तक। प्राइमरी हम कहते हैं जब आपके पास प्लूरल रीजन से ही, प्लूरल सेल से ही ट्यूमर्स अराइज होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना आपके पास, वो है मीजोथेलियमा, मीजोथेलियोमा मैंने पहले भी बताया था। ये किसे कहते हैं कि आपके पास जो लंग लाइनिंग है ना, लंग लाइनिंग, उसमें कैंसर या ट्यूमर डेवलप हो जाए, तो वो ये वो लंग लाइनिंग है ना, मीजोथेलियोमा है, जिसमें ट्यूमर्स डेवलप हो गए हैं और वो कैंसर को लीड कर रहे हैं। ठीक है, एंड हमेशा याद रखें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीजोथेलियोमा जो है ना, जो लंग लाइनिंग कैंसर्स है, ये हमेशा इसका जो बेस्ट कॉज है वो है एस्बेस्टस एक्सपोजर। ठीक है, एस्बेस्टस एक्सपोजर। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट कॉज ऑफ, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ मीजोथेलियोमा, तो वो है एस्बेस्टस एक्सपोजर। फिर से बता रही हूँ, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पे आप आ जाओ, प्लूरल ट्यूमर्स। ठीक है, अब ये जो है ना, फॉर एग्जांपल ये लंग है, ठीक है, और ये जो है लंग कैविटी है। अब यहाँ पे लंग पे कोई जो है ना, कोई ट्यूमर या कोई कैंसर हो और वो कैविटी की तरफ आ जाए, प्लूरल कैविटी की तरफ आ जाए, या बाहर से कोई कहीं और ऑर्गन से कैविटी में जो है ट्यूमर्स बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर्स कहते हैं, विच अराइज फ्रॉम आउटसाइड एंड लीड टू द कैविटी ट्यूमर्स। ठीक है, और यही मेटास्टेटिक कैंसर को लीड करेगा और यही जो है स्प्रेडेड फॉर्म में आपको दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, अब क्या होता है, एक कंडीशन है कि प्राइमरी मैलिग्नेंट प्लूरल ट्यूमर्स एंड सेकेंडरी मैलिग्नेंट प्लूरल ट्यूमर्स, आपको बेस्ट डायग्नोस इसकी कहां पे हो सकती है, तो आप चेस्ट एक्सरे को तो छोड़ ही दे। ठीक है, हमेशा याद रखिए चेस्ट एक्सरे पे कभी भी आपको ट्यूमर सही से नजर नहीं आ सकते, चाहे वो मैलिग्नेंट हो, बिनाइन हो। ठीक है, ये जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है, ये चेस्ट एक्सरे पे नजर आएगा, ये नहीं है कि नजर नहीं आएगा, बट इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल इफ्यूजन नजर आएगा, और वो प्लूरल इफ्यूजन आपको ऑब्स्क्योर कर रहा है ट्यूमर्स को, तो इसलिए आप जो है ना चेस्ट एक्सरे को यूज नहीं कर रहे। ठीक है, हमेशा याद रखिए ये बात। अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि एक पेशेंट है, उसको कोई हिस्टोरिकल कोई कैंसर था, ठीक है, अब उसका जो है चेस्ट एक्सरे शो कर रहा है कि प्लूरल इफ्यूजन है उसे, ठीक है, मतलब उसके प्लूरा में जो है फ्लूइड की एलिवेशन शो हो रही है, तो हमेशा याद रखना है कि उसका चेस्ट एक्सरे पे आप डायग्नोस नहीं कर सकते, आप उसको लेके जाते हो एक्सरे सीटी और अल्ट्रासाउंड पे, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके, क्योंकि अगर उसको पहले से कोई कैंसर था तो मोस्ट जो है प्रॉबली हो सकता है कि उसको ट्यूमर्स या कैंसर वगैरह लंग में डेवलप हो गया है, रिकरेंट के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे पे प्लूरल इफ्यूजन आपको दिखेगी, लेकिन वो ऑब्स्क्योर कर रही है, हाइड कर रही है, मास्क कर रही है ट्यूमर्स को।
ठीक है, तो ये आपके पास हमने कवर कर ली 3 टॉपिक्स। एक था प्लूरल थिकनिंग, द सेकंड वन इज प्लूरल कैल्सिफिकेशन एंड द थर्ड वन इज प्लूरल ट्यूमर्स। इनके जो है अपने पास जो है एग्जाम्पल्स नोट करने हैं और एग्जाम्पल्स याद रखते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ट थिंग इसके आप डायग्नोस भी ठीक तरीके से याद रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नीमोथोरिक्स पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।